हाँ जी, आप नोट करेंगे ऑल द एसिड्स कंटेन हाइड्रोजन। सर आपने भी यही लिखा है। हाँ सर ये आपने 8 बजे वाले बैच में करवा दिया ना शायद। हाँ जी, करवा दिया। जी सर। ऑल द एसिड्स कंटेन हाइड्रोजन, full stop. The hydrogen present in acids is such that the hydrogen present in acids is such that the hydrogen present in acids is such that when acid is dissolved in water, that is such that when acid is सर नमस्ते। dissolved when acid is dissolved in water. सर नमस्ते। Namaste, namaste. When acid is dissolved in water, it separates out as it separates out as positively charged. It separates out as positively charged hydrogen ions. Positively charged hydrogen ions. Bracket में लिखिए H plus and enters the solution as H plus and enters the solution as H plus aqueous ions. H plus aqueous ions. As H plus aqueous ions. अगर मैं HCl की बात करूं, HCl अगर अपनी aqueous फॉर्म में हो, aqueous फॉर्म का मतलब क्या है कि इसको वाटर में मिला रखा हो, तो ये क्या देगा हमको H plus। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, एक्वस वाटर में मिलाया होता है या अपने लिक्विड फॉर्म में होता है? एक्वस का मतलब ये होता है कि इसमें जो है ना वाटर जो है वो वाटर ज्यादा क्वांटिटी में होता है, वाटर ज्यादा क्वांटिटी में होता है। जैसे कोई भी सॉल्यूशन है, फॉर एग्जांपल अगर मैं ग्लूकोज की बात करता हूँ, समझे, HCl aqueous gives H plus aqueous plus Cl minus aqueous. H plus aqueous plus H plus aqueous plus Cl minus aqueous। इसका मतलब क्या है कि जो HCl है, जो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये जो एसिड है, इस एसिड को जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है कि जब इस एसिड को हम वाटर में मिला देंगे तो इसके दो आयंस, हाइड्रोजन आयन H प्लस आयन और Cl माइनस आयन अलग हो जाएगा। क्या? हाँ, decomposition। तो हम ये कहते हैं कि भाई अगर कभी भी किसी भी कंपाउंड में H प्लस आयन आता है तो क्या वो एसिड है? ये जरूरी नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि किसी भी कंपाउंड में अगर H प्लस आयन आएगा तो वो एसिड है, जरूरी नहीं है। हाँ, इसका रिवर्स वो ट्रू है कि हर एक एसिड में H प्लस आयन जरूर लिबरेट होगा। जब भी उसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो H प्लस आयन जरूर लिबरेट होगा। ये होता है एक कॉमन प्रॉपर्टी सभी एसिड्स की। उसके बाद हम ये कहेंगे कि एक क्वेश्चन और इसमें पूछा जाता है कि हाउ डू H plus ions exist in acids? How do H plus ions exist in acids? तो हम ये कहेंगे
hydrogen ions do not exist as H plus ions in solution but जब भी मैं किसी एसिडिक सॉल्यूशन की बात करता हूँ तो उसमें क्या होता है कि उसका हाइड्रोलिसिस कराने पर H प्लस आयन तो लिबरेट होते हैं, ठीक है, लेकिन क्या होता है कि क्या H प्लस आयन हमेशा रहते हैं मौजूद, हम देंगे कि H प्लस आयन मौजूद नहीं रहते। रीजन क्या है? हाइड्रोजन आयन डू नॉट एग्जिस्ट एज H प्लस आयंस इन सॉल्यूशन, किसी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस जो हैं H प्लस आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेंगे। दे अटैच देमसेल्व्स they attach themselves themselves to the polar water molecules to the polar water molecules they attach themselves to the polar water molecules to form hydronium ions। सर हाँ जी, सर एक बार रिपीट कर देना। अभी बता रहा हूँ, बस नोट कर लो, अभी बता रहा हूँ। सर ये वाले नोट्स है मेरे पास। अच्छा अच्छा, टू फॉर्म सर आपने पोलर मॉलिक्यूल्स के आगे क्या लिखा है? सॉरी, वाटर मॉलिक्यूल्स के आगे बता रहा हूँ अभी। polar water molecules to form hydronium ions H3O plus H plus H2O gives H3O plus ion। क्या होता है कि मैं ये कह रहा हूँ कि अगर किसी भी एसिड की मैं बात करता हूँ तो एसिड में अगर वाटर कंटेंट बढ़ जाता है, वाटर कंटेंट कैसे बढ़ेगा कि आप क्या करेंगे, आप ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड को बढ़ा, ड्रॉप बाय ड्रॉप आप एसिड को वाटर में ऐड करते जाओ, तो आप जितना कम एसिड ऐड करेंगे उसमें वो उतना ही ज्यादा डाइल्यूट हो जाएगा। समझ रहे हैं? मतलब पानी जितना ज्यादा होगा, और पानी को तो एसिड में ऐड नहीं करा जाता है, एसिड को पानी में ऐड करा जाता है, तो एसिड को आप जितना कम ऐड करेंगे पानी उतना ही ज्यादा रहेगा, एसिड को जितना ज्यादा आप ऐड कर देंगे पानी उतना ही कम रहेगा। तो एसिड को पानी में आप जितना ज्यादा ऐड करेंगे एसिड कंसंट्रेटेड एसिड हो जाएगा, ठीक है। हम ये बात करते हैं एक्वा सॉल्यूशन की बात करते हैं। एक्वा सॉल्यूशन का मतलब आपने एसिड पानी में बहुत कम ऐड करा है। इसका मतलब क्या है कि वो जो एसिड है वो डाइल्यूटेड एसिड है, डाइल्यूटेड एसिड है। उसका जब हम हाइड्रोलिसिस उसका जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या होता है कि उसमें से H प्लस आयन और Cl प्लस आयन, Cl माइनस आयन, ये दोनों अलग हो जाते हैं। ये मैं HCl की बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल अगर H2SO4 हो तो उसमें से H प्लस आयन अलग हो जाएगा और SO4 2 माइनस यानी कि सल्फेट आयन वो अलग हो जाएगा। तो क्या H प्लस आयन अलग होकर रह सकता है? हम ये कहेंगे कि नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि वो सॉल्यूशन किस चीज का है? सॉल्यूशन तो पानी का है ना, पानी में ही तो आपने एसिड डाला, तो टेस्ट ट्यूब के अंदर पानी तो मौजूद रहेगा ही। तो as soon as H plus ions liberates from an acid, वो जो मौजूदा उसमें पानी है, जो और पानी उसमें मौजूद है पहले से टेस्ट ट्यूब में, वो उसके साथ कंबाइन करके और वो H3O plus आयन बना देता है। तो हम ये कहेंगे कि एसिड जो है वो हाइड्रोलिसिस पर क्या करता है? H plus आयन लिबरेट करता है। ये तो एसिड की प्रॉपर्टी हो ही गई।
उसके बाद क्या H प्लस आयन बना रहता है उसके अंदर टेस्ट ट्यूब के अंदर? हम ये कहेंगे कि नहीं, as soon as it gets combined with the polar water molecules, यानी कि जो पूरा पानी के जो मॉलिक्यूल्स जो मौजूद है वो उनके साथ कंबाइन करके और फिर हाइड्रोनियम आयन बना सकता है। समझ में आ गया? तो ये पूछा जाता है आपसे कि H प्लस आयन, कई बार ये पूछा जाता है कि H प्लस आयन किस तरह से एग्जिस्ट करते हैं किसी एसिड में, एसिडिक सॉल्यूशन में। सॉरी, कई बार आपसे ये पूछा जाता है कि H प्लस आयन क्यों नहीं एग्जिस्ट करते। अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि वो किस तरह से एग्जिस्ट करते हैं, तो सबसे पहले आप ये बोलेंगे, जैसे ये ना, हाउ डू H प्लस आयंस एग्जिस्ट इन एसिड्स, तो सबसे पहले आप ये कहेंगे कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करते H प्लस आयंस। मतलब जैसे ही वो लिबरेट होंगे तो वो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन करके हाइड्रोनियम आयन बनाएंगे। समझ गए? और अगर ये पूछा जाएगा कि ऐसा क्यों है, तो उसका भी रीजन यही है। उसका रीजन यही है कि H प्लस आयन लिबरेट तो हुए, लिबरेट होने के बाद H2O के साथ कंबाइन कर गए और फिर H3O प्लस आयन बना दिया। फिर नेक्स्ट देखते हैं। हाँ Excuse जी, me, sir. हाँ जी, बताइए। So you mean to say कि like जो एसिड है उसका हाइड्रोजन अलग हो जाता है हाँ एंड जी, देन वो वाटर के साथ कंबाइन कर लेता है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। Is that all? हाँ, बस यही है, बस यही है। ओ- ठीक है? उसके बाद हम ये कहेंगे कि जो हमसे ये पूछा जा रहा है कि अगर HCl का हमने एग्जांपल लिया तो ये हो गया। अगर मान लो मैं बाकी के जो और एसिड्स हैं, अगर मैं उनका एग्जांपल लेता हूँ, और एग्जांपल, अगर मैं H2SO4 का एग्जांपल ले रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं करना, ब्रैकेट में बस एक्वस मेंशन कर देना है। एक्वस मेंशन कर देना है। एक्वस का मतलब ही पानी से है। आप जानते हैं एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक लाइफ, तो वो पानी से ही मतलब होता है उसका। तो H2SO4 जो है, इसमें से H प्लस एक्वस आयंस ये अलग हो जाएंगे और SO4 2 माइनस ये भी एक्वस आयंस ये भी अलग हो जाएंगे। जैसे वहां पर क्या क्या अलग हो गया था, H प्लस और Cl माइनस, यहाँ पर H प्लस और SO4 2 माइनस अलग हो जाएगा। ऐसे ही अगर मेरे पास दूसरा एसिड का मैं एग्जांपल लेता हूँ HNO3 नाइट्रिक एसिड, तो इसमें भी ये H प्लस ये अलग और NO3 माइनस ये अलग। फिर है CH3COOH एसिटिक एसिड, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता ये, पर फिर भी मिनरल एसिड्स में आता है। तो इसमें CH3COO माइनस ये अलग और प्लस H प्लस आयन अलग। तो व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन? इसका सीधा सीधा जवाब यही है कि all the acids contain hydrogen. When dissolved in water it separates at positively H plus ions differently. तो हम ये कहेंगे कि किसी भी एसिड की मैं बात करूंगा उसमें H प्लस आयन अलग हो जाएंगे, यही उसमें सबसे ज्यादा कॉमन चीज है। अच्छा, उसके बाद देखना, कई बार जो है वो कुछ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं पेपर में। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस ऐसे कि आपको वो पूरी एक लंबी कहानी लिख कर देंगे या कोई दो आपको डायग्राम बनाकर देंगे कुछ इस तरह से कि एक कंटेनर है इधर, या आपसे ये पूछा जाएगा कि प्रूव दैट all the compounds, prove that all the compounds containing hydrogen are not acids. Prove that all the compounds containing hydrogen are not acids.
अब इसमें क्या है कि या तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है या फिर कुछ और भी इसमें हो सकता है कि आपको 2 कंटेनर दे रखे हो, एक कंटेनर ये है और एक दूसरा कंटेनर है, दो कंटेनर हैं। एक कंटेनर में हमने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन डाल दिया और एक में हमने ग्लूकोज सॉल्यूशन डाल दिया। आयरन नील फिक्स कर दी हमने यहाँ पर, और यहाँ पर जो ये नीचे हमने लगाया है ये है रबर ब्लॉक, रबर का एक टुकड़ा रख दिया नीचे फिक्स कर रखा है। ऐसे ही इसमें भी ये जो है ये है रबर ब्लॉक। एक आयरन की नील यहाँ पर और एक आयरन की नील यहाँ पर हमने फिक्स कर दी है। एक आयरन की नील ऐसे यहाँ पर और एक आयरन की नील यहाँ पर, ये भी फिक्स कर दी है। इसमें है डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन और यहाँ पर है ग्लूकोज सॉल्यूशन। ये जो सिंबल होता है ये सिंबल होता है बल्ब का, तो हमने यहाँ पर बल्ब लगा दिया एक। इसी तरीके से मैंने क्या करा कि यहाँ पर भी ऐसे ही एक सर्किट बनाया, एक वायर यहाँ से निकाला और ये 2 सेल की मैंने एक बैटरी लगा दी यहाँ पर और एक बल्ब इधर भी लगा दिया। अब देखिएगा कि यहाँ पर डाइल्यूट HCl है, इधर मैं लिखूंगा बल्ब ब्लूज और इधर है बल्ब नॉट ब्लू। देखिएगा इस तरीके से कई बार क्या होता है कि एग्जाम में ना कोई आपको डायग्राम भी बनाकर दे देते हैं और वो इस तरह से डायग्राम बना देंगे और डायग्राम बनाकर आपसे पूछेंगे कि ये केस फर्स्ट है और ये केस सेकंड है, तो आप ये एक्सप्लेन करिए कि केस फर्स्ट में बल्ब क्यों ग्लो कर रहा है और केस सेकंड में बल्ब क्यों ग्लो नहीं कर रहा है। तो आप ये कहेंगे कि जो डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन है, डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन में जब सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन का मतलब ही है कि इसमें वाटर जो है वो सफिशिएंट क्वांटिटी में है, ठीक है, नहीं तो सिर्फ HCl बोला जाता, सॉल्यूशन ना बोला जाता। तो ये जो है यहाँ पर H प्लस आयंस अलग हो जाएंगे और Cl माइनस आयन अलग हो जाएंगे। फिर अब बात करते हैं ग्लूकोज सॉल्यूशन की। तो ग्लूकोज सॉल्यूशन क्या होता है, C6H12O6 ये है।
तो यहाँ पर भी जब इसको भी हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो H प्लस आयंस जो है, अच्छा इसमें से H प्लस आयंस अलग नहीं होंगे, इसमें से H प्लस आयंस अलग नहीं होंगे। और जब हमको फ्री H प्लस आयंस मिल जाएंगे तो ये एक रीजन इस चीज का भी बनता है कि हमसे ये पूछा जा सकता है कि एक प्रॉपर्टी तो होती है एसिड की कि एसिड सॉल्यूशंस आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये प्रॉपर्टी तो होती है, लेकिन वो ऐसा क्यों होता है? तो हम ये कहेंगे कि जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी भी पास करेंगे एसिड सॉल्यूशन में से तो भी H प्लस आयन अलग हो जाएगा और Cl माइनस आयन अलग हो जाएगा। तो हमको फ्री आयंस चाहिए होते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के लिए। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन तभी पॉसिबल है जब हमारे पास फ्री आयंस हो। तो यहाँ पर मुझे फ्री आयंस मिल जाते हैं। तो मैंने ये बोला कि जब मैंने यहाँ पर आप ये देख लीजिए कि सर्किट को कंप्लीट होने के लिए क्या चाहिए होता है कि पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकले और घूमता हुआ नेगेटिव टर्मिनल तक आ जाए। अब देखिए ये वायर तो यहीं पर आकर खत्म हो गया, लेकिन यहाँ पर एक नेल लगी हुई है जिस नेल से ये वायर फिक्स्ड है, कनेक्टेड है। दूसरी नेल लगी हुई है उससे भी ये जो वायर है ये कनेक्टेड है। फिर हम ये कहते हैं कि क्या ये नेल्स आपस में कनेक्टेड है? ये नेल्स तो आपस में कनेक्टेड नहीं है। और वैसे भी क्या है कि इसको रबर कॉर्ड में फिक्स करा गया, रबर तो वैसे भी इंसुलेटर होता है, तो रबर के थ्रू तो करंट फ्लो कर नहीं सकता। करंट पॉजिटिव से यहाँ पर आया, इस नेल में गया, नेल में जाने के बाद में फिर अगर ये रबर कॉर्ड ना होता या कोई भी ऐसा मटेरियल होता जो कंडक्टर होता तो करंट यहाँ से इस नेल में जाते हुए नेगेटिव टर्मिनल में पहुंच जाता और बल्ब जो है वो ग्लो कर जाता। लेकिन करंट जो है वो जाएगा किसके थ्रू? वो यहाँ पर क्योंकि एसिड फिलअप कर रखा है हमने तो वो एसिड के थ्रू होता हुआ जाएगा। तो करंट इस नेल तक आया, नेल से जो चार्ज कैरियर्स हैं वो इस वाले नेल तक पहुंचे। इनको कौन लेकर गया? फ्री चार्ज कैरियर्स, ये H प्लस आयंस जो फ्री चार्ज कैरियर्स अवेलेबल थे, फ्री आयंस जो अवेलेबल थे वो इनको दूसरी नेल तक लेकर गए करंट को, और दूसरी नेल से फिर ये नेगेटिव टर्मिनल तक पहुंच गया। तो जब करंट ने अपना पूरा लूप कंप्लीट कर दिया, दैट्स व्हाई बल्ब ग्लो कर गया। सर अगर रबर कॉर्ड की जगह आयरन का कुछ होता तो तो सॉल्यूशन की जरूरत नहीं। तो सॉल्यूशन की जरूरत नहीं, तो सॉल्यूशन की जरूरत नहीं थी। आयरन का और होता मान लो यहाँ पर है ना, और उसके साथ में हम क्या करते कि एसिड भी डाल देते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, एसिड भी कंडक्ट करता और वो जो आयरन का ब्लॉक है वो भी कंडक्ट करता। और अगर ग्लूकोज डालता है आयरन में ग्लूकोज डालते तो कोई प्रॉब्लम नहीं कि ग्लूकोज के थ्रू तो कंडक्शन होता ही नहीं, वो किसके थ्रू होता? आयरन के थ्रू होता कंडक्शन। आप फिर से देख लीजिए कि भाई यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर रबर ब्लॉक लगा रखा है, रबर का ब्लॉक, और ये नेल ये भी रबर से कनेक्टेड है, ये वाली नेल भी रबर से कनेक्टेड है। दूसरी बात बता तो इसका मतलब बस एक मिनट, इसका मतलब कि इस नेल से होता हुआ करंट इस नेल तक पहुंचने का रबर के थ्रू तो रास्ता नहीं है। तो रास्ता किसके थ्रू है? रास्ता इस एसिडिक सॉल्यूशन के थ्रू है ना, क्योंकि एसिडिक सॉल्यूशन क्या होता है? एसिडिक सॉल्यूशन गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो इसलिए इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से निकली, यहाँ चली गई, बल्ब ग्लो करेगा। रबर कॉर्ड की जरूरत क्या थी? नीचे लगा देते हैं और नीचे लगा दो। पर क्या है ना कि ये कंटेनर है, ये कंटेनर, और ये जो कंटेनर है ये आपका कंटेनर आयरन का भी हो सकता है, ठीक? तो वो आयरन का कंटेनर खराब हो जाता, ग्लास का होता तो ग्लास टूट जाता। तो इस वजह से रबर कॉर्ड लगाएंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद मैं ये कहता हूँ कि यही चीज अगर ग्लूकोज में देखी जाए तो ग्लूकोज को भी अगर हम देखें तो ग्लूकोज में भी हाइड्रोजन तो मौजूद है, लेकिन बिकॉज इट इज नॉट एन एसिड, क्योंकि ग्लूकोज एक एसिड नहीं है तो हाइड्रोजन आयन होने के बावजूद भी ये कंडक्ट नहीं करेगा, तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। रीजन बता देता हूँ। बेटा बस 1 मिनट में आ रहा हूँ मैं, 1 मिनट वेट करिए प्लीज। तो ये जो कंडक्शन इस केस में हो रहा है और इस केस में नहीं हो रहा है, इसका रीजन लिख लीजिए, बेहद आसान सा रीजन है इसका। सर हाँ जी बोलो। सर जो H प्लस आयन है हाँ। वो डेसोसिएट हमारे एसिड से होते हैं ना? क्या दोबारा बोलो? हाँ जो ऐसे हमारे होते हैं, हाँ हाँ H प्लस, तो सर जो H प्लस डेसोसिएट होने के बाद वो फ्री हो जाते हैं और फिर वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, H3O बनाते हैं। H3O प्लस बना देते हैं, हाँ हाँ। और सर फिर हम कह सकते हैं जो H3O है वो कंडक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी को।
नहीं नहीं ये नहीं है, ऐसा है, हाँ कहा जा सकता है, कहा जा सकता कैसा है ना, क्योंकि क्या है कि हमें ना कंडक्शन के लिए हमें फ्री आयंस चाहिए, चाहे कैटायन हो चाहे एनायन हो, वो हमको फ्री आयंस चाहिए होते हैं। अब है क्या, ये सिर्फ और सिर्फ H प्लस आयंस की बात यहाँ पर क्यों करी जाती है, क्योंकि H प्लस आयंस हो गए पॉजिटिवली चार्ज आयंस। तो क्या है कि, और ये वाला जो टर्मिनल है इधर नेगेटिव वाला टर्मिनल है, तो यहाँ से हाइड्रोजन वाले मतलब जो हमारे पॉजिटिव आयंस हैं वो टूटेंगे और वो इस नेगेटिव की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, तो आयंस आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ करंट, आयंस ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, समझ गए। यस सर, और ऐसा ग्लूकोज के केस में नहीं होता। ग्लूकोज के केस में नहीं होता, मैं वही रीजन आपको अभी लिखवा रहा हूँ, नोट करिएगा। एक्सक्यूज सर, हाँ जी बताइए बताइए। सर जो पूरा फर्स्ट केस है वो HCl वाला प्लीज रिपीट कर दो। HCl वाले केस में ये है कि एक हमारे पास कोई कंटेनर है, उस कंटेनर में मैंने रबर का एक ब्लॉक लगा रखा है, रबर का मतलब एक छोटा टुकड़ा लगा रखा है यहाँ पर। अब अगर मान लीजिए कि यहाँ पर ये एसिड ना होता, फॉर एग्जांपल सोचो कि यहाँ पर ये एसिड नहीं है, तो क्या होगा कि ये पॉजिटिव टर्मिनल से वायर कनेक्टेड है इस नेल में, ये नेल लगी हुई है, आयरन की नेल है, और आयरन क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका मतलब पॉजिटिव से वायर कनेक्टेड है इस आयरन नेल में। अब ये जो आयरन नेल है वो अगर इस वाली आयरन नेल के साथ कनेक्ट हो जाए, टच कर जाए, तो करंट फ्लो कर जाएगा, नहीं तो नहीं करेगा। अब ये वाला आयरन जो है ये भी रबर ब्लॉक में अटैच्ड है, और ये वाला जो आयरन नेल है ये भी रबर ब्लॉक में अटैच्ड है, और रबर जो है इट इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा। तभी हमने क्या करा, तभी हमने इसमें HCl का सॉल्यूशन भर दिया, एसिड का सॉल्यूशन भर दिया। अब एसिड की प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि एसिड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ से जो ये वायर कनेक्टेड है इस नेल में, अब ये नेल और ये नेल ये दोनों आपस में इस लिक्विड के थ्रू कनेक्टेड है। लिक्विड क्या है, डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन, तो ये उसके थ्रू आपस में कनेक्टेड है। तो क्या होगा, और ये है एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो एसिड सॉल्यूशन है, तो इस सॉल्यूशन के थ्रू क्या होगा, करंट इस नेल से इस नेल में चला जाएगा, और ये वाला नेल नेगेटिव टर्मिनल में कनेक्टेड है थ्रू दिस बल्ब। तो जब करंट अपना लूप कंप्लीट करेगा तो फिर ये बल्ब ग्लो कर जाएगा, समझ गए। यस सर, थैंक यू। हाँ, और इस केस में ऐसा नहीं होगा, मैं वो रीजन लिखवा रहा हूँ, तो 2-3 लाइन का रीजन है वो लिख लीजिए। द aqueous solution of an acid conducts electricity the aqueous solution of an acid conducts electricity. The aqueous solution of an acid conducts electricity due to the presence of charged particles. Due to the presence of charged. Due to the presence of charged particles. Due to the presence of charged particles. Presence of charged particles called ions in it. Called ions in it. ब्रैकेट में लिख लेना H plus aqueous ions, बस इतना लिखना है। while, ये तो हो गया कि एसिड में कंडक्शन क्यों हो रहा है। while due to the absence of ions, while due to the absence of ions, due to the absence of ions, glucose solution and alcohol solution, alcohol, glucose solution and alcohol solution do not conduct electricity, do not conduct
इलेक्ट्रिसिटी। इससे क्या समझ में आता है कि अगर मैंने इधर ग्लूकोज डाला है, ग्लूकोज सॉल्यूशन की जगह अगर मैं अल्कोहल का सॉल्यूशन भी डाल दूंगा तो वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। बताइए जी, सभी को क्लियर है ये वाला एक्सपेरिमेंट? यस सर। सर एक और डाउट है मेरा। हाँ जी बताइए। सो सर जो हमारे कंसंट्रेटेड एसिड होते हैं और जो हमारे डाइल्यूट एसिड होते हैं, तो डाइल्यूट एसिड में ज्यादा H+ आयंस होंगे कंसंट्रेटेड एसिड से? देखिए कंसंट्रेटेड एसिड जो है, हमेशा ये रूल है कि कोई भी एसिड जो है वो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, यानी कि जब उसका हाइड्रोलिसिस होता है वो तभी अपने आयंस में अलग अलग स्प्लिट होता है, तभी टूटता है। अभी कंसंट्रेटेड का मतलब ये है कि उसके अंदर पानी है ही नहीं। जब उसके अंदर पानी है ही नहीं तो फिर वो कंडक्ट नहीं करेगा इलेक्ट्रिसिटी को। Okay, समझ sir. गए? अगर Yes. एसिड को आप पूरी तरीके से ड्राई कर दें, उसमें से पानी का एक एक जो हिस्सा है वो हटा दें, अगर वो सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेटेड रह जाए, हार्डली कंसंट्रेटेड एसिड, तो उसके अंदर पानी तो है नहीं, तो इसका मतलब फिर वो कंडक्ट नहीं करेगा। समझ गए? और फिर वो Yes, अपने sir. एसिडिक प्रॉपर्टीज भी शो नहीं करेगा। मतलब फिर वो एसिड जो है फिर वो ब्लू लिटमस को रेड में भी कन्वर्ट नहीं करेगा। इसका भी एक एक्सपेरिमेंट है। तो सर कुछ होने से क्या होगा? जी, नहीं होगा कुछ होने से। कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। कंसंट्रेटेड एसिड जिसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है, तो तो कैसे उसमें क्या, न्यूट्रलाइज हो जाएगा? हाँ, वो एसिडिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी। एसिड जो है वो अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी शो ही इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर करता है। बेस बेस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ही वो अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए जी। इसके बाद नोट करके हम लिखेंगे एक नोट लिखेंगे, डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी distilled water does not conduct distilled water does not conduct electricity because it does not contain any ionic compound, because it does not contain any ionic compound bracket में like acids, bases or salts dissolved in it, like acids, comma, bases or salts dissolved in it, dissolved in it। कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं ना? हाँ, जो डिस्ट्रिक्ट वाटर है नॉर्मल वाटर में हमें ज्यादा सॉल्ट यूज कर लेना है तो जो ये होता है ना हमारे पास जो डिस्टिल्ड वाटर है, डिस्टिल्ड वाटर में सॉल्ट होते ही नहीं है। उसमें मैं कहना ये ज्यादा डिजॉल्व कर सकता हूं ना नॉर्मल वाटर से। हाँ, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बताइए। सर एक और क्वेश्चन है कि जैसे अभी आपने बोला कि लाइक जो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स होते हैं, हाँ, लाइक वो अपनी प्रॉपर्टी शो नहीं करते अगर बिल्कुल। बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, हाँ तो जी, फिर हम उनको ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों मानते हैं? देखिए हमेशा ये कहा जाता है कि कोई भी चीज जो है ना वो अपने सैचुरेशन लेवल पर पहुंचती है। सैचुरेशन लेवल का मतलब ये है कि हमने किसी भी डाइल्यूट एसिड को कंसंट्रेट करा, वो और ज्यादा डेंजरस हो गया, और कंसंट्रेट करा और डेंजरस हो गया, और कंसंट्रेट करा और सर डेंजरस हो प्लीज गया। साइड। हाँ जी, तो हम जितना ज्यादा किसी भी एसिड को कंसंट्रेट करते जा रहे हैं तो वो क्या होता जाएगा, वो और ज्यादा डेंजरस होता चला जाएगा। फिर क्या होगा, एक सैचुरेशन लेवल पहुंच जाएगा, यानी कि एक मैक्सिमम पॉइंट पहुंच जाएगा कि अब इसके आगे अगर आपने कंसंट्रेट करा तो भाई उसमें जो मिनिमम वाटर रिक्वायर्ड है वही खत्म हो गया। जब वही खत्म हो गया तो अब वो अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी लूज कर देगा। पर सर पीएच लेवल तो फिर भी ज्यादा होगा। पीएच लेवल तो ज्यादा होगा, लेकिन क्या है वो पीएच लेवल तो पोटेंसी ऑफ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन है, वो तो ज्यादा होगी उसमें जितना ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा। लेकिन पानी खत्म हो गया तो एसिड अपनी प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा, मतलब कंडक्ट नहीं करेगा,
मतलब खट्टापन खत्म हो जाएगा, मतलब वो जो है आपका ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस में कन्वर्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। और जो उसकी डैमेजिंग या कोरोजन वाली प्रॉपर्टी है वो भी खत्म हो जाएगी, किसी चीज को खराब भी नहीं करेगा। तो सर हमारी बॉडी सर में एसिडिक है, तो हम ये कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन है हमारी बॉडी में। बॉडी कहाँ एसिडिक है? तो सर बॉडी में जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो स्टमक में लिबरेट होता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए। नहीं सर, बहुत छोटे लेवल की एसिडिक वो है कि अब ऐसे तो देखिए एसिडिक प्रॉपर्टी हर एक ऑर्गेनिक थिंग में मिलेगी ही मिलेगी, हर एक ऑर्गेनिक थिंग में एसिडिक प्रॉपर्टी मिलती है। फर्मेंटेशन हो जाता है कई बार वेजिटेबल्स का, वो एसिडिक हो जाती है। सर क्लियर है जो चीज पूछ रहे थे? सर जो एसिड्स अपनी प्रॉपर्टी शो करते हैं उनमें वाटर नहीं होता। जो एसिड अपनी प्रॉपर्टी शो करते हैं उनमें वाटर होता है। Excuse me, sir. इन द एब्सेंस ऑफ, एक मिनट रुक जाइए, इन द एब्सेंस ऑफ वाटर कोई भी एसिड अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं करता। ठीक है जी, क्लियर है? ओके सर। हाँ जी बताओ। सर, तो जो आप उसकी एक्सप्लेनेशन दे रहे थे, तो यू मीन टू से कि जो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स होते हैं जो एक लिमिट में कॉन्सेंट्रेटेड है, वो हाँ। स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं, लाइक स्ट्रॉन्ग एंड हार्म। वो स्ट्रॉन्ग है। और उसके बाद जो है अगर आपने पूरी तरह से पानी रिमूव कर दिया तो फिर वो मतलब बिल्कुल खत्म हो गया, फिर वो एसिड रहेगी। ओके सर। ठीक है। और यही चीज जो अभी आप सभी ने पूछी है, इसी चीज को मैं लिखवा देता हूँ, आप नोट करेंगे। एसिड्स डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, हेडिंग डालेंगे एसिड्स डू नॉट शो acidic behavior in the absence of water. Acids do not show acidic behavior in the absence of water. Important है। दो लाइन लिख लीजिए इसमें, इन द एब्सेंस ऑफ वाटर in the absence of water a substance will not form hydrogen ions. A substance will not form, in the absence of water, a substance will not form hydrogen ions and hence will not form hydrogen ions and hence will not show its acidic behavior. And hence will not show its acidic behavior. And hence will not show its acidic behavior. अगर मान लीजिए ये चीज आपसे पूछी जाती है तो आप इसको बहुत आराम से, मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई भी आपका केमिस्ट्री में, बायो में, फिजिक्स में कहीं पर भी कोई इस तरीके का क्वेश्चन आता है जहां पर, खासतौर पर अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो जहां पर आप रिएक्शन मेंशन कर सकते हैं वहां पर रिएक्शन मेंशन कर देना, प्रोवाइडेड कि वो रिएक्शन आपको अच्छे से याद है। ऐसे नहीं कि जबरदस्ती कुछ भी रिएक्शन लिखा है वहां पर या बनाकर लिखा है कि ये भी तो सही है, क्योंकि वहां पर आप ना टीचर के पास बहस करने के लिए नहीं जा सकते। वहां बोर्ड में जो आपको नंबर मिल गए वो मिल गए, तो आपके पास वो मौका नहीं होगा। वो स्क्रूटनी का फॉर्म भरते रहो और 2 महीने 3 महीने तक इंतजार करते रहो, वो तो फिर अलग चीज हो गई, उसको छोड़िएगा। सीधा सीधा ये बता रहा हूँ कि जो रिएक्शन बिल्कुल ढंग से याद हो
उसको लिखना और प्रॉपरली बैलेंस करके लिखना, वरना मत लिखना। अगर डायग्राम याद है तो बनाना, ठीक है, नहीं तो अच्छा करने के चक्कर में गलत हो जाएगा। और मेरा सजेशन यही है कि डायग्राम वगैरह, रिलेशन वगैरह सब आप क्वेश्चन के साथ याद करके चलो। तो देखिएगा, मैं यहाँ पर एक डायग्राम बनाऊंगा जिसमें 3 अलग-अलग मैं टेस्ट ट्यूब बनाकर दिखाता हूँ उसमें। इस तरफ कर रहा हूँ।
बताया था ना 3 टेस्ट ट्यूब, तीसरी टेस्ट ट्यूब भी दोनों पेपर को आपस में टेस्ट करेंगे तो दोनों कलर मिलेंगे ना। बताया। ये है, आप ये देखिएगा कि यहाँ पर हमारे पास सॉलिड NaCl है। सॉलिड NaCl मतलब जो कॉमन सॉल्ट होता है जो हम घर में खाते हैं। ऐसा होता है कि जैसे हमारे पास 3 टेस्ट ट्यूब है यहाँ पर, तो मैंने एक टेस्ट ट्यूब बनाई, यहाँ पर मैंने सॉलिड NaCl मतलब हमने नमक डाल दिया। उसके बाद हमने क्या करा कि एक दूसरी टेस्ट ट्यूब से हमने कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला। कंसंट्रेटेड H2SO4 का मतलब ये है कि ये जो है इसमें पानी जो है वो ना के बराबर है, बहुत कम है इसके अंदर पानी। ठीक है, तो बिल्कुल हम ये कहें कि पानी नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, पानी थोड़ा है। मतलब हम ये कहते हैं कि अगर पानी बिल्कुल भी नहीं है तो फिर रिएक्शन होगा ही होगा। ठीक, अब जरा देखिएगा कि मैंने ये कहा कि सॉलिड NaCl का जब H2SO4 के साथ में हमने रिएक्शन कराया तो मैं ये जानता हूँ कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। H2SO4 है और NaCl है, हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ मिल जाएगा, ये बन जाएगा Na2SO4 प्लस HCl। HCl गैस लिबरेट होगी। तो जो HCl गैस लिबरेट होगी, देखिए दिखाई भी दे रहा होगा, मैं ऊपर एक मिनट इसको शिफ्ट कर देता हूँ। हाँ जी, अब देख लीजिए, तो यहाँ पर Na2SO4 प्लस HCl, ये मेरे को HCl गैस मिल जाएगी। HCl गैस निकलने के लिए मैंने रास्ता ही नहीं छोड़ा, इसमें मैंने रबर कॉर्क लगा दी। तो जब HCl गैस, जब यहाँ से HCl गैस के फ्यूम्स जाएंगे और ये यहाँ से निकलेगी, तो ड्राई ब्लू लिटमस पेपर, मैंने ये लिटमस पेपर जो है ये पूरी तरह से ड्राई रखा है, इसमें पानी नहीं है कहीं पर। तो जब ड्राई ब्लू लिटमस पेपर इज हेल्ड इन HCl देन नो चेंज इन कलर, उसमें कोई कलर ही चेंज नहीं होगा। ब्लू लिटमस पेपर है वो ब्लू का ब्लू ही रहेगा। फिर हमने देखा कि चलो अब क्या करते हैं कि अब हम क्या करते हैं कि अब इसको थोड़ा सा गीला कर देते हैं लिटमस पेपर को। तो यानी कि अब क्या हो गया, अब जो ये HCl वाला रिएक्शन है, जो HCl गैस जा रही है, तो अब इसमें क्या हो गया, अब इसमें वाटर को हमने ऐड कर दिया, वाटर की प्रेजेंस हो गई। तो हम ये कहेंगे मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स रेड इन HCl। ये HCl गैस में ब्लू से रेड कलर का हो जाएगा। इसका रीजन लिखेंगे जी एक, तो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में आपने वाटर का क्या करना है? फर्स्ट मैंने वाटर ये कहा था कि वाटर है लेकिन बहुत कम है कंसंट्रेटेड सर एक H2SO4। बात बताइए, हाँ जी, अगर बताओ। कोई भी इवेपोरेट होकर भी ऊपर जाएगी तो थोड़ा बहुत तो लिक्विड लेके जाती है। लिक्विड लेकर जाएगी, लेकिन उस लिक्विड में वाटर है या नहीं, समझ रहे हो? लिक्विड का मतलब वाटर नहीं है, लिक्विड पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल में वाटर नहीं होता। ठीक है, तो इस चीज को तो ध्यान रखिए। HCl गैस है तो HCl गैस में फ्यूम्स हो सकते हैं लिक्विड HCl के, लेकिन वो वाटर उसमें है या नहीं ये श्योर नहीं।
और वाटर अगर है तो वो ब्लू रेड हो जाएगा, वाटर नहीं है इसीलिए वो रेड नहीं होगा। अभी देखिएगा इसका एक रीजन देखिए, HCl गैस dissolves तो रीजन है मॉइस्ट का लिख रहे हैं कि moist कि ऐसा क्यों हो रहा है, मॉइस्ट के केस में ही वो रेड कलर का क्यों हो रहा है और वैसे क्यों नहीं हो रहा है। HCl gas dissolves in the water present in dissolves HCl gas dissolves in the water present in wet litmus paper. Present in wet litmus paper to form hydrogen ions. To form hydrogen, bracket में लिख लीजिए H plus ions. And thus it turns blue litmus paper to red. And thus it turns blue litmus paper to red. ठीक है जी, इतना कर लीजिए आप, बाकी फिर कल कराता हूँ। Okay, sir. Thank you, sir. ओके ओके, Namaste, sir. नमस्ते।